अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। अभी तो ऑफिशियली युद्ध घोषित भी नहीं हुआ। अभी तो आप मान लीजिए कि कुश्ती से पहले की ये वर्जिश है, वर्कआउट है, और उसमें पाकिस्तान की हालत ये हो गई कि कटोरा लेकर दुनिया में घूमना पड़ रहा है कि कोई कटोरे में कुछ डाल दे तो पाकिस्तान अपना खर्चा चलाए। विश्व भर के सामने पाकिस्तान ने अपना कटोरा रख दिया है। कह रहे हैं हमको सरवाइव करने के लिए कुछ दो भैया, खैरात दो ताकि हम जीत सकें। ये वही पाकिस्तान है जो 10 दिन पहले तक कह रहा था कि हमारे गौरी गजनी शाहीन जो मिसाइलें हैं वो हमने चौक पे सजाने के लिए नहीं रखी हैं, और कोई दूसरा आके खड़ा हो जाता था, वो कहता था कि हमारे पास पाव पाव भर के, 1.5 पाव के, आधा आधा पाव के बम हैं। कोई कह रहा था कि हम मोदी की आंख निकाल लेंगे, कोई कह रहा था मोदी की सांस रोक देंगे। उस देश की हालत क्या हो गई। और अभी तो पहला अध्याय भी शुरू नहीं हुआ। सत्यनारायण की कथा में 5 अध्याय हैं और अभी तो पहला भी शुरू नहीं हुआ। अभी तो संकल्प और पूजन हो रहा है, नवग्रह पूजन, ऐसे मान लीजिए। अभी कथा कहां शुरू हुई पूरी। पंडित जी संकल्प कराते हैं ना, गौरी गणेश की स्थापना, संकल्प, वो हो रहा है। उसमें पाकिस्तान का हलक सूख गया। हर जिले में अफरा तफरी, हर कोने में अफरा तफरी, गृह युद्ध चरम पर। और भारत के शक्ति और सामर्थ्य की रेंज में पाकिस्तान का हर कोना, हर गली, हर मोहल्ला। ये हमने पीओके में करके दिखाया और पाकिस्तान में भी करके दिखाया। 4 जगहों पर पाकिस्तान में भारत ने सैन्य कार्रवाई करके दिखाई, मिसाइल से अपने टारगेट को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान के भी मन में आया, होता ना कि भाई जिजिया नचिए तो नचिए हैं हमऊ, कि भाई वो हम का ऐसा कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। इस भाव से पाकिस्तान ने दुस्साहस कर लिया और वो मिसाइल और ड्रोन की बारिश करने की हिमाकत कर बैठा भारत पर। 22 तारीख के ऑपरेशन सिंदूर के तत्काल बाद से
बस यहीं से पाकिस्तान का जो कुछ थोड़ा बहुत दुनिया में भ्रम बना भी होगा वो भी ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान ने 72 घंटे के भीतर जहां से भी भारत के किसी भी शहर को, उसके सैन्य प्रतिष्ठान को, उसके विशेष इमारतों को, जैसे एयरपोर्ट हो, यूनिवर्सिटी हो, हमला करने की उस पर कोशिश की। 20 शहर में भारत के पाकिस्तान ने घुसने की कोशिश की, अपनी मिसाइल के जरिए, ड्रोन के जरिए चलाई भी, लेकिन एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन भारत भूमि का नुकसान नहीं कर सकी। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने पाकिस्तान के मुंह पर जितना बड़ा तमाचा मारा है, उतना बड़ा तमाचा मेरे ख्याल से 71 के बाद पाकिस्तान को नहीं लगा होगा। खिलौनों में तब्दील हो गए उसके ड्रोन और मिसाइल, जो बड़ी चिरौरी करके वो चाइना से लाया था, खिलौनों में तब्दील हो गए, फुस हो गए, सीले हुए कारतूस की तरह, सीले हुए पटाखे की तरह। पाकिस्तान के हर ड्रोन का, हर मिसाइल का भक्षण कर लिया आकाश में ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने। ये नया भारत है, ये 2025 का भारत है, ये मोदी का भारत है, जिसमें शक्ति, सामर्थ्य, संयम, साहस सब कुछ एक साथ है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कटोरा हाथ में लेकर घूमने वाला पाकिस्तान भारत से क्या खा के युद्ध लड़ेगा। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। पहलगाम में पाप के जरिए अपनी बर्बादी की पटकथा लिख चुके पाकिस्तान की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि 6-7 मई की रात को भारत ने जवाबी हमले के बाद दुनिया को यह संदेश दे दिया कि यह नया भारत है, घर में घुसकर भी मार सकता है। इसी कड़ी में भारत ने आतंकियों के करीब 9 ठिकाने तबाह कर अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी। हमने हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। दुनिया के सामने नंगा हो चुका पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से सहम तो गया, लेकिन बौखलाया पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों से लेकर राजस्थान के जैसलमेर जैसी जगहों पर आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की। इधर भारत सरकार ने भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और फिर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के हर एटमी शहर में बम ब्लास्ट होने लगे, जगह जगह ड्रोन हमले हुए। एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही के बाद तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप भी मच गया। फिर 8 मई की शाम से ही पाकिस्तान ने उकसावे का काम किया। रात के अंधेरे में आतंक और बढ़ा तो भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा पाकिस्तान दहल उठा। पाकिस्तान के तमाम ड्रोन फुस कर दिए गए, फाइटर प्लेन भी मार गिराए। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। कराची, इस्लामाबाद सरीखे शहर तक भारत की जद के बीच रात के उस पहर में तो लगा था कि बस बदलने वाला ही है पाकिस्तान का नक्शा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को
ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। भारत की पलटवार और मार से रोते हुए पाकिस्तान ने दुनिया भर में गुहार लगाई। तमाम देशों से भारत को रोकने की दुहाई दी। अमेरिका सहित कई देशों ने भी पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई। पाकिस्तान में सियासी संग्राम भी मचा है। एक बार फिर सत्ता के उलट पुलट का उबाल दिखा। इमरान खान के समर्थक भी सड़कों पर उतर आए हैं। सेना प्रमुख मुनीर को लेकर भी तमाम खबरों का सिलसिला चल रहा है। वहीं भारत के सियासी गलियारों में संदेश यही कि हम साथ साथ हैं। ये समझना चाहिए उनको कि जो पाकिस्तान की जो टेररिस्ट टेरिटरी है या टकसाल है, उसके टुकड़े टुकड़े होने का वक्त आ गया है। और पाकिस्तान की जो टेररिस्ट टेरिटरी हो या उसकी टकसाल हो, वो टुकड़े टुकड़े होना इंसानियत के लिए भी जरूरी है और जो है वो संपूर्ण जो है वो दुनिया के लिए आवश्यक है। मैं समझती हूँ इस बार जो गतिविधियां चल रही हैं और जो वॉर चल रहा है, जो शुरुआत हो चुकी है, तो इसमें मैं समझती हूँ सभी देश के लोग और सभी पार्टियां, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष की पार्टियां हो, हमारी सेना बलों के साथ एकता के साथ और अखंडता के साथ साथ खड़ी हुई हैं और पूरा हमारा सहयोग रहेगा। बहरहाल चौतरफा घिरे पाकिस्तान के सामने अब अपने अस्तित्व को बचाने का संकट है। भारत के मजबूत इरादे पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल बदल सकते हैं। 8 मई की कार्रवाई में अब पाकिस्तान की कमर बुरी तरह टूट चुकी है। ऐसे में सवाल यही है कि नहीं सुधरा पाकिस्तान तो क्या इस बार फिर बदल जाएगा पाकिस्तान का नक्शा? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वो वक्त आ गया, क्या नियति ने जो समय तय किया था पाकिस्तान के नक्शे के बदलने के लिए, क्या वो समय आ गया, वो क्षण आ गया है? स्थितियां वो उसी ओर जा रही हैं। सारे संकेतक उधर ही इशारा कर रहे हैं कि नियति ने पाकिस्तान के भाग्य में जो लिखा था कुछ 1971 के बाद के लिए, उसके घटने का समय आ गया। नया भारत हो, नया भारत है तो नया नक्शा भी होना चाहिए। क्या उसी ओर जा रही हैं सारी चीजें? मेहमानों साहब का परिचय करा दें। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब हैं हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ। तिवारी साहब का बहुत लंबा अनुभव है। सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ जी का बहुत स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। शरद त्रिवेदी साहब अभी जुड़ेंगे हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, प्रवक्ता के रूप में। तिवारी साहब, मैं तो हैरान हूं कि सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल पाकिस्तान ने बदहवासी में दागी, यत्र तत्र सर्वत्र। जहां तक वो उसकी हैसियत थी, भारत के हर शहर को टारगेट करने की उसने कोशिश की। लेकिन सारी मिसाइल, सारे ड्रोन आकाश में ही हमने लपक लिए और वो ऐसे परखच्चे उड़ गए उनके जैसे सस्ती प्लास्टिक का खिलौना हो। तिवारी साहब, नहीं? देखिए अमिताभ जी, मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा इतिहास में जाऊंगा। 1965 तक अमेरिका मेन सप्लायर था पाकिस्तान के सारे आर्मामेंट, आर्म्स, इक्विपमेंट्स, एयरक्राफ्ट, सारे इक्विपमेंट्स के लिए। वो अच्छी कंडीशन में थे, वो अच्छे थे। और उस वॉर में पाकिस्तान के जनरल को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। वो कह रहे थे कि अगला ब्रेकफास्ट हम जाकर दिल्ली में खाएंगे, लाहौर से निकल के। सैबर जेट्स थे, पैटर्न टैंक थे, उनको भी, इनके पैटर्न टैंक को भी हम सेंचुरियन से हराया और सैबर जेट को भी नेट से हराया, बिकॉज मैन बिहाइंड द मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी प्रेजेंट स्थिति क्या है? इनके पास सारे चाइनीज इक्विपमेंट्स हैं। चाइनीज इक्विपमेंट्स बने कैसे? तिवारी जी, वो तो खैर इक्विपमेंट गंभीर बात है, लेकिन एक सरल लोक भाषा की बात है भी, लोग गांव देहात में कहते भैया चाइना के माल कोई भरोसा नहीं ना।
चाइना का माल लोगे तो रोगे। जी बिल्कुल सहमत हूँ। तो चाइना ने जितना सामान बनाया वो रिवर्स इंजीनियरिंग से, तो जो छोटा सामान होता है वही अप्लाई करता है इनके डिफेंस इक्विपमेंट्स में। इनके बायर्स कौन कौन है? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, एक सूडान। तो ये जो अपना चाइनीज इक्विपमेंट था, और प्लस इस चाइनीज इक्विपमेंट लेने में भी उनके जनरलों ने खूब पैसे खाए हैं, तो क्या मिला वो मालूम है इनको। तो ये तो सारे नाकाम हो गए, बेकार हो गए, कोई इंटरसेप्शन नहीं कर पाए। दूसरी बात, ये जब से ये यूक्रेन और रशिया वॉर शुरू हुआ है, एक ड्रोन, एक नया डायमेंशन ऐड हो गया था वॉर की, प्रेजेंट वॉर गेम्स में। तो ये जिस तरीके से था, ये इसको यूटिलाइज करके डेवलप करने की कोशिश की। सारे ड्रोन्स कुछ सस्ते भी होते, कुछ महंगे भी थे। पाकिस्तान ने ड्रोन्स डेवलप किए, बट क्या डिलीवर करने के लिए? ड्रग्स या AK-47 एक ड्रॉप कर देते पंजाब बॉर्डर में। लेकिन भारत को अप्रिशिएट करना चाहिए, भारत की आर्म फोर्सेस को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने ऐसे ड्रोन और ये डेवलप किए ताकि हम उनका वो कर सके। एट द सेम टाइम एंटी ड्रोन भी कैपेबिलिटी डेवलप की ताकि हम उनको बेकार कर सके। अब देखिए, पिछले 3-4 साल से भारत में इंडियन एयरफोर्स और आर्मी मिलके अपना एयर डिफेंस नेटवर्क मल्टी लेयर्ड बना के बहुत मजबूत बनाया था, और उसको वैलिडेट हो गया। अभी वैलिडेट हो गया कि उनके छोटे छोटे ड्रोन को भी हमने मार गिराया। अब ये समझिए कि हमने उनके छोटे ड्रोन के लिए हमने कोई बड़ा मिसाइल या बड़ा कुछ वेस्ट किया है? नहीं, हमने जो मिसाइल के लिए ये मिसाइल वेस्ट किया है। और S-400 की बहुत बातें हो रही है, S-400 हम एयरक्राफ्ट के लिए यूज करेंगे। तो इनके छोटे मोटे जो प्लास्टिक के जो ड्रोन बने हैं, हमने खाली शोल्डर फायर और या छोटे मोटे इक्विपमेंट से इनको डिस्ट्रॉय किया गया। ये मत समझिए कि हमें नुकसान हुआ और वो खुश हो रहे हैं कि हमने इनका इक्विपमेंट इनका कम कर दिया। ये देख लिया। अब प्लस देखिए, हमारी जो थी 26 नाइट वाली स्ट्राइक, 24 मिसाइल्स, 24 मिसाइल सारे हिट ऑन टारगेट, एक मिसाइल वेस्ट नहीं हुआ। तो आउटपुट रिजल्ट विद 100% एफिशिएंसी। पाकिस्तान ठीक बात है। पाकिस्तान की एफिशिएंसी 0%। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। जो पहला रिजल्ट आया, हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शरद जी का बहुत स्वागत है। जो पहला रिजल्ट आया, सौरभ दुबे, वो रिजल्ट आया भारत 100 में 100, पाकिस्तान 100 में 0। और अगर युद्ध में मनोविज्ञान का, आत्मबल का सबसे बड़ा योगदान रहता है, तो मैं महसूस कर सकता हूं अपनी समझ के आधार पर कि पाकिस्तान के ऊपर क्या बीत रही होगी। जितने ड्रोन चलाए, जितनी मिसाइलें चलाई, सब फुस हो गई। और जनता भी क्या सोच रही होगी? मैं तो पाकिस्तान की जनता के कुछ व्यूज आ रहे हैं, वो कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सेना और राजनेताओं के लिए। वो यहां कहीं नहीं जा सकती, वो इतना फेडअप हो गई जनता। वो कह रही है कि भारत ने 9 स्थानों पर 24 मिसाइल मारी, सब धुआं धुआं कर दिया, और तुमने कई 100 मार दी, और एक से कोई बिल्ली तक नहीं मरी, कुत्ता तक नहीं मरा। हाँ, ये बड़ा संकट पैदा हो गया मुनीर के लिए भी और शहबाज के लिए भी। सौरभ जी, क्या पाकिस्तान के बिल्कुल अमिताभ जी, जो आ गया है? बिल्कुल अमिताभ जी, जो इस समय पाकिस्तान की हालत है वो बिल्कुल ऐसी हो गई है कि अपने ही हाथों तुमने अपनी कब्र खोदी है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी चलाई है। ओ जालिम जिहादी नालायक पड़ोसी, अपने पूरे मुल्क की आजादी तुमने खतरे में लाई है। तुर्की और चीनी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे? अब यह मत समझो 10-20 अरब डॉलर विश्व बैंक से लेकर अपनी आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे। अब यह मत समझो। जब तक गंगा में द्वार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वतंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। निश्चित तौर पर जो पाकिस्तान ने का हाल कल हमने देखा है, मतलब 150 से ज्यादा मिसाइलें, और वो मतलब बॉर्डर तक क्रॉस नहीं कर पाई। इतना जो उनका रक्षा मंत्री है और साथ ही साथ जो सेना अध्यक्ष है, वो उनकी रणनीति इतनी असफल रहेगी, ये पाकिस्तान वालों ने भी कभी नहीं सोचा था। और देखिए, पाकिस्तान आज दुनिया भर में एक झूठे देश के रूप में स्थापित हो चुका है, तो भारत की यह रणनीति भी सफल रही है। क्योंकि हम जानते हैं 1947-48 में
कबाइलों के नाम पर कश्मीर में फौज में जो घुसपैठ करवाई थी उस पर भी गुमराह करने की कोशिश की थी। कारगिल में अपनी फौज को भारतीय चौकी पर बैठाने की जरूरत करने के बाद भी गुमराह करने की कोशिश की थी। मुंबई हमले का जो गुनहगार था अजमल कसाब, उसको पाकिस्तानी मानने से इन्होंने इनकार कर दिया था। ओसामा बिन लादेन को खोजते खोजते अमेरिका 1 दशक से ज्यादा गुजर गए और वह भी मिलता कहाँ है? वह पनाह लिए मिलता है पाकिस्तान में। यही वजह है कि पहलगाम हमले के आतंकियों को वह अपना मानने से आज की डेट में इनकार कर रहा है, लेकिन दुनिया अब उस पर यकीन करने को राजी नहीं हो रही है। और आज की तारीख में हकीकत यही है अमिताभ जी कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के विरोध में तुर्की और अजरबैजान जैसे 2 मुस्लिम देशों को छोड़कर बाकी सारे खाड़ी के बड़े दिग्गज देश पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा वो भारत के साथ जो आतंकवाद का नजरिया है उस पर एक साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और देश के रूप में आज पाकिस्तान पूर्ण रूप से जहां अपना भरोसा खो चुका है, वहीं भारत ने अपनी विश्वसनीयता की पूरी तरह से आज धार जमा ली है। और भारत का इरादा बुलंद और स्पष्ट है। देखिए जिस प्रकार से अभी हमारे विदेश सचिव सौरभ भाई रोकूंगा, मैं आशीष चतुर्वेदी जी के पास चलूंगा। पाकिस्तान इतनी बुरी स्थिति में अपनी पैदाइश से आज तक कभी नहीं रहा जितनी इस वक्त है। वहां की पार्लियामेंट के डिस्कशन सुनिए, लोग रो रहे हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स अंदर, करे या अल्लाह अब तो ही मालिक है, हम तो किसी लायक नहीं। ऐसी परिस्थिति हो गई। कोई खबर आ जाती है कि प्रधानमंत्री डर के मारे बंकर में छुप गया, दूसरी खबर आ जाती है कि मुनीर को हटा दिया गया, उसकी जगह एक दूसरा चंपू पर ढाल दिया गया। क्या स्थिति आशीष जी? कोई आप अपने विरोधी का नुकसान करने के लिए 100 अटेम्प्ट करे, 200 अटेम्प्ट करे और एक भी अटेम्प्ट कहीं उंगली में कट भी ना कर पाए आपके दुश्मन का, तो मोरल तो फिर पाताल में चला जाता है। नहीं, मैं देख रहा हूं भारत ने 24 मिसाइल दागी, 24 ने 100% रिजल्ट दिया। उन्होंने बोरा भर गोले बारूद, ड्रोन, मिसाइल सब शुरू कर दिए मार मार के, एक भी कहीं नहीं स्पर्श किया अपने टारगेट को। क्या यही इसी के दम पर पाकिस्तान ने सोचा था कि हम ये मिस एडवेंचर कर दें एक पहलगाम में, इसी तैयारी के भरोसे? जो अभी तक की स्थिति बनी है, मैं समझता हूं पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक स्थिति है कि कोई एक सेना ऐसे दौर में अपने ही सेना अध्यक्ष को बदले। यानी पहले तो सेना अध्यक्ष को अपनी सेना पे विश्वास नहीं था और फिर वही जज्बात सेना ने सेना अध्यक्ष के प्रति दिखाए और अपना सेना अध्यक्ष ही बदल दिया। तो जो सेना पे भरोसा नहीं कर रहा सेना अध्यक्ष, और सेना नहीं भरोसा कर रही अपने सेना अध्यक्ष, तो एक बहुत ही लाचार स्थिति सैनिकों के लिए, उनके मनोबल के लिए बन रही है। जहां तक रहा सवाल उनके फायर किए हुए मिसाइल्स, हाँ वो भी एक शर्मनाक, विश्व पटल पे इसकी चर्चा है कि, और खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर भी ये चर्चा होगी कि हम लोग जो भी कार्रवाई यानी पाकिस्तान वहां से कर रहा है, वो कोई भी चीज जो है वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, आईबी है, उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रही है और उधर से जो है वो 100% स्ट्राइक रेट है। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक मजाक का वो भी बन रहा है, मोराल भी गिर रहा होगा, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जंग शुरू होने से पहले पूरी तरह हम पहले ही जंग हार रहे हैं। जो बाकी जो परिस्थितियां हैं वो लोग हम सब जानते ही हैं। आज कहीं मैं सुन रहा था कि बलूचिस्तान ने घोषणा कर दी है, यूएन में भी अप्लाई कर रहा है कि उसको एक इंडिपेंडेंट जो है देश घोषित किया जाए। और मुझे उन्होंने लगता है यहाँ जो आशीष भाई और बलूच लोगों ने भारत से मांग की है कि आप हमको एक कहीं जगह दो और वहां हम अपना दूतावास खोल सकें। ये भारत को जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी पहल होगी ये। कूटनीतिक अभी तक जो सरकार ने प्रयास किए हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। मुझे लगता है इसमें एक इनिशिएटिव लेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जी शरद जी, बलूच बहुत हसरत से, बहुत आकांक्षा के साथ भारत की ओर देख रहे हैं।
भारत को उनके कंधे पे हाथ रखना है और पूछना है कि भाई कैसे हो, बाकी काम वो खुद कर लेंगे। जब से इधर ये धमा चौकड़ी शुरू हुई है तब से उन्होंने पाकिस्तान के झंडे हटा के अपने झंडे तो लगा ही दिए सरकारी इमारतों पर बलूचों ने, और यूएन तक चिट्ठी दे आए और भारत से भी कह दिया कि भाई हमको भी। मैं देख रहा था कि जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी वैद्य साहब, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखी है, त्रिवेदी जी, उन्होंने कहा है कि बलूचों यही समय है, सही समय है, अपना अधिकार हासिल कर लो। यही समय है, सही समय है, अपना अधिकार हासिल कर लो। क्या वो समय आ गया कि जब भारत को बलूच विद्रोहियों के आंदोलन को समर्थन दे देना चाहिए? जिस तरह जिस देश में भी कोई इस तरह का पीड़ित होता है, कोई पीड़ित समाज होता है, पीड़ित लोग होते हैं, पीड़ित देश होता है, उसके साथ भारत खड़ा है। बलोचों के साथ भारत खड़ा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के कार्यक्रम में लाल किले से ये बात कही थी। लेकिन मैं इसमें 2-3 चीजें कहना चाहता हूं कि देखिए, पाकिस्तान जो है एक आर्टिफिशियल देश है। पाकिस्तान जैसी कोई कभी चीज थी नहीं। जैसे ईरान ईरानियों का है, भारत भारतीयों का है, चीन चीनियों का है, रूस रूसियों का है। तो पाकिस्तान का ना कोई इतिहास था, वर्तमान है नहीं, और अंत इनका निश्चित है। क्योंकि देखिए, जो ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी अंग्रेजों के जमाने में, उसको पठान मानते नहीं। जो खैबर पख्तूनख्वा है, उसमें आधा हिस्सा अफगानिस्तान में, आधा हिस्सा पाकिस्तान। वो कहते हैं कि ये लाइन तो हमारी नहीं, ये तो अंग्रेजों की दी हुई, इस लाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान को हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। बलोचों के बारे में जो बलोच नेता थे, उन्होंने 47 में कहा था कि साहब आपने हमको भेड़ियों के हाथ छोड़ दिया है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, हमारा कश्मीर के साथ समझौता हुआ था, कश्मीर का विलय हुआ था भारत में, वो संवैधानिक रूप में हुआ था। बलोचिस्तान पे सीधे उन्होंने जाके कब्जा कर लिया था। तो ये जो भारत का नाम इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत की एक नैतिक ताकत है, क्योंकि हमारी सैन्य शक्ति है, हमारी बहादुरी है, हमारे पास आज की तारीख में टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत है वो नैतिक ताकत है हमारी। आज आप देखें कि शायद आपने भी वो देखा होगा, एक वीडियो आया है, वो जो 2 पाकिस्तानी पायलट जो पकड़े गए हैं, उनका वीडियो आया है। उनको किस तरह, ये आम जनता है, इसमें कोई फौजी या कोई पढ़े लिखे आदमी का कोई वो नहीं है, जो आम जनता है, उन्होंने उनको बुलाया, उनको लिटाया, उनको पानी पिला रहे हैं और कह रहे हैं कि खाट लेके आओ, खाट पे इनको लिटाओ। आप इसी से मुकाबला करिए कि क्या चीज हुई थी विंग कमांडर आहूजा के साथ, जो पैराशूट से उतरे थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और उनको किस तरह टॉर्चर करके उनको गोली मारी गई थी। कैप्टन कालिया जो है, जो पहला यूनिट लेके गए थे और वो वहां लापता हो गए थे। बाद में उनका पार्थिव शरीर जो दिया गया है, उसको सिगरेट से जला के मारा गया है। लेकिन ये प्रिजनर ऑफ वॉर है, इनकी कोई ना हमसे कोई दुश्मनी है, ये अपने देश के लिए लड़ रहे थे, उनके सिपाही हैं, उनका सम्मान करना भारत का कर्तव्य, और ये हमारे आम जनता कर रही है, उनको इसके लिए कोई सिखाया नहीं गया है। तो हम लोग ये आज देख रही है, बलूचिस्तान देख रहा है कि किस तरह का उनके ऊपर अत्याचार किया गया। बलोच नेताओं को हेलीकॉप्टर में ले जाके 10-10 हजार फुट से नीचे फेंका गया है। किस तरह का उनके ऊपर अत्याचार हुआ। उनके हजारों लोग जो हैं, उनके किसी का बेटा नहीं है, किसी की बेटी गुमशुदा नहीं हो है, गए, किसी का भाई नहीं है। ISI आई ले गई, सेना आई ले गई, फिर आदमी का पता ही नहीं लगा। बलूच का ये बहुत और क्योंकि पाकिस्तान का मतलब होता है पाकिस्तान पंजाब, इनको बलोचों से कोई मतलब नहीं है। बलूचिस्तान के किस तरह वहां की जो खनिज है उसको चाइना को बेचा जा रहा है, सिंध को, सिंधियों से इनका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक पाकिस्तान का जो पंजाब है वो हिस्सा, जिसके जरूरत से ज्यादा अख्तियारात हैं उनके पास, सैन्य शक्ति उनके पास है, और वो इनके ऊपर अत्याचार कर, और इसका अब अंत आ चुका है। और ये आप देखें कि मुझे नहीं लग रहा है कि अगले 5-7 साल से ज्यादा पाकिस्तान का कोई वजूद रहेगा। जी तिवारी साहब, वही प्रश्न, अब प्रश्न ये नहीं कि फुल फ्लेजेड वॉर होगा तो क्या होगा, ये तो कोई मूर्ख भी सवाल नहीं पूछ रहा, सबको पता क्या होगा। मिलिट्री एक्शन हो तो भी हमको पता है क्या होगा, और वॉर हो तो भी पता है क्या होगा। अब प्रश्न इससे बड़ा है और आगे का है। क्या आपका तजुर्बा क्या कहता, क्या वो समय आ गया कि जब पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाए, विखंडित हो जाए?
क्योंकि अपनी पैदाइश से अब तक के सबसे बुरे वक्त में पाकिस्तान है। किसी भी कोण से समीक्षा कर लीजिए, किसी भी तराजू पर तौल कर देख लीजिए, ऐसा पाकिस्तान कभी नहीं रहा। तिवारी जी। बिल्कुल अमिताभ जी, बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसा पाकिस्तान कभी भी नहीं था, लेकिन इसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को दिया जाता है, जबकि 1953 ऑनवर्ड्स इनके पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपने फायदा को उठाने के लिए मिलिट्री को ऑप्शन दिया और मिलिट्री ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल किया। अब देखिए इस वक्त आ गया है कि जब पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान तो एक वर्ग में बैठा हुआ है, जब चाहे अलग हो सकता है। भारत को चाहिए कि बलूचिस्तान को कम रिकॉग्नाइज कर दे। बलूचिस्तान में एक कोर है क्वेटा में, उसकी 16 बटालियन बलूचीज है, उसमें उनके ऑफिसर्स है वो पंजाबी है, वो जो खाली ऐश करते हैं, उनका कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो उनको एलिमिनेट करने के लिए समय दूर नहीं है जब बलूचिस्तान आर्मी में अल्बान बचाइस्तान विद्रोह करेगी और अपना टेक ओवर कर लेगी। पुलिस पर उन्होंने देख लिया है, पुलिस जो बलूचिस्तान में पुलिस पोस्ट है वही बलूचिस्तान ही कंट्रोल कर रहे हैं। बलूचिस्तान बहुत बड़ा एरिया है, करीब 40% पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंडर है। अब बलूचिस्तान को बलूचीज अफगानिस्तान में भी है, ईरान में भी है, उनका फुल सपोर्ट उनको मिल रहा है। अब इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि कोई भी भविष्य में कोई भी देश इनसे अच्छे संबंध बना के रखना चाहेगा। दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान पाकिस्तान पूरा एक्टिव है। पाकिस्तान वो में और अफगानिस्तान में बहुत कॉमनलिटी है, और वो जैसे भी डूरन लाइन को, जैसे अपना शरद जी बता रहे थे, डूरन लाइन को अफगानिस्तान ने कभी रिकॉग्नाइज किया, तो वो भी बहुत पॉसिबिलिटी है, वेरी हाई है कि खैबर पख्तूनख्वा भी उधर पाकिस्तान की तरफ लिंक होकर चला जाएगा। अब तीसरा बचा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां के लोगों ने तहलका मचा रखा है। अब इन लोगों ने उनको गोली भी, बंदूकें भी दे दी, ट्रेनिंग भी दे दी कि इंडियन आर्मी से लड़ना है, तो एक अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद ही मार ली कि वहां के सिटीजन्स को उन्होंने गोली दे दी और इनके ही आर्मी वालों को मारेंगे। सिंध और पंजाब में अलग टाइप की सिचुएशन है, पानी की समस्या है। तो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान का नाम खत्म हो जाएगा। आई विल कॉल इट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पंजाब, उसका नया नाम हो जाएगा। एक बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, सिंध हो गया, और चौथा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पंजाब। इसमें जब ब्रेक होगा तभी विश्व में शांति बढ़ेगी। विश्व में शांति का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सेना, अनप्रोफेशनल सेना जिसको कुछ नहीं आता, वो 3 डब्ल्यू से फुली ग्रसित है। उनके जो टॉप लीडर्स हैं वो वुमेन, वाइन एंड वेल्थ तीनों से ग्रसित है, तो उनको लड़ाई लड़ने आता ही नहीं। अपने यंग जवानों पर, यंग थोड़े ऑफिसर्स पर विश्वास करते थे, उनको भी समझ में आ गया कि बगावत करेंगे। मुझे अभी अफसोस हो रहा है कि अभी तक इस मौलाने को अभी तक कोई किसी ने गोली से क्यों नहीं मारी। इसको he has to be assassinated। इतना सब करने के बाद भी लोगों में बहुत पेशेंस है। वो तो हिंदुस्तान में जितना पेशेंस है वैसा ही लग रहा वहां के मुस्लिम पॉपुलेशन में पेशेंस है, जबकि वहां नहीं होता। ठीक है तिवारी जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। मैं सौरभ दुबे जी के पास चलूंगा। सौरभ जी, मैं सोच रहा था कि हमने जो पाकिस्तान में और पीओके में जो ऑपरेशन सिंदूर किया, अच्छा किया, विश्व के लिए एक अजूबा हमने करके दिखा दिया। लोग सोचते थे अजूबा तो अमेरिका, इजराइल ही कर सकते हैं, वो हमने भी करके दिखा दिया। लेकिन ये रक्तबीज वाली समस्या है पाकिस्तान के साथ। रक्त की बूंद धरती पर गिरेगी, दूसरा रक्तबीज खड़ा हो जाएगा। क्या जैश का एक कार्यालय गिराएंगे, वो दूसरा बनाएंगे, दूसरा गिराएंगे, तीसरा बनाएंगे, रऊफ मर जाएगा, अल्ताफ पैदा हो जाएगा, ये सब चलता रहेगा। नहीं, जड़ पर प्रहार जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन ये स्थायी परिणाम नहीं देगा। ये एलोपैथी वाली दवा है कि सिर दर्द ठीक हो जाएगा लेकिन किडनी खराब हो जाएगी। मुझे लग रहा है नेचुरोपैथी का टाइम आ गया। नहीं, पाकिस्तान को शीर्षासन कराया जाना चाहिए, अनुलोम विलोम कराया जाना चाहिए। सौरभ जी। बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, कल रात को जिस प्रकार से हमने देखा, मात्र 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान की कलई खुल गई। उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया हमने। उसकी बेईमान तरीके से जो हमेशा
साजिश रच करके रात के अंधेरे में हमला करने की उसकी नीति है, उसको स्पष्ट तौर पर भारत ने फेल कर दिया। मात्र 2 घंटे लगे हमें उसकी सारी मिसाइलों को मार गिराने में, उसके सारे नाकाब मंसूबे थे उसको ध्वस्त करने में। और भारत के सैनिकों का शौर्य जिस प्रकार से कल रात को दिखा, पूरा विश्व थर थर कांप रहा था। आप भी लाइव टेलीकास्ट देख रहे होंगे, हम देख रहे हैं। हर 5 मिनट में कोई अमेरिका वार्तालाप के लिए पेशकश कर रहा है, कोई दूसरा देश बीच में आ रहा है, कोई तीसरा देश, कि अब उनको परेशानी हो रही है कि अरे ये क्या कर लिया पाकिस्तान ने अपनी मौत को दावा दे दिया। साक्षात जो है वो उसने अपने काल को ललकार दिया, और वो काल जो 1 घंटे के अंदर पूरी क्षमता रखता है कि वो अगर वो ये चाहे कि जब वो पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहे हिंदुस्तान, वो 1 घंटे के अंदर कब्जा कर सकता है। बावजूद उसके अभी भी भारत ने यही रणनीति अपनाई कि जितना हमला पाकिस्तान की तरफ से होगा उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान के साथ खड़े विश्व के जितने भी देश हैं वो ये देख लें कि अगर भारत के ऊपर कोई आंख उठा करके देखेगा तो उसकी आंख निकालने में भारत अब का भारत 1 घंटा भी नहीं लगाएगा। और कल रात को यही हुआ। जिस प्रकार से इसने चालाकी के साथ, बेईमानी के साथ, साजिश के साथ हमारे भारतीय जहां पर हमारे हेडक्वार्टर्स बने थे, चाहे वो चंडीगढ़ का हो, चाहे वो जो है जालंधर का हो, चाहे वो राजस्थान के अंदर हो, इतनी खुराफात करने से ये मुल्क जो है वो बाज नहीं आ रहा है, बार बार चांटे खा रहा है, बार बार इसको मारा जा रहा है। चीन ने हाथ खड़ा कर दिया कि भैया हम तुम्हारा इस आतंकवादियों में साथ नहीं देंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात, भारत की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, भारत ने दिखाया, कल सबूतों के साथ दिखाया कि देखिए ये वो राष्ट्र है जो आतंकवादियों के साथ खड़ा है। आतंकवादियों के शव पर इसने पाकिस्तान का झंडा लगाया, पूरी की पूरी फौज वहां पर खड़ी थी, पूरा प्रशासन वहां पे खड़ा था। ये पाकिस्तान की अपनी सोच है, ये पाकिस्तान आतंक को पालता नहीं बल्कि आतंक ही पाकिस्तान को पाल रहा है। और ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब आतंकिस्तान में और पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए सारे मुल्कों ने हाथ खींच लिया और पाकिस्तान को धमकी भी दे दी कि देखो अगर तुमने इस प्रकार की जरूरत की, हिंदुस्तान को पूरी खुली छूट है, भारत को पूरी खुली छूट है, वो जैसे भी चाहेगा वो तुमसे निपटेगा, जल में, थल में, आकाश में, जहां जहां पर कल हमने उसको मारा है। बड़ी बेशर्मी के साथ वो मार खा करके आज फिर से वो बेशर्मों की तरह झूठ बोल रहा है कि हमने कोई हमला नहीं किया, हमने कोई जो है अपनी तरफ से अस्त्र नहीं चलाया, कोई शस्त्र नहीं चलाया, हमारे ऊपर जो है हमला किया जा रहा है। और वर्ल्ड बैंक से भीख मांग रहा है कि कम से कम हमारी मदद करिए, कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ खाने के लिए दे दीजिए, हमारा शेयर मार्केट गिर गया है। अरे पाकिस्तान, तुम्हारी खाने की औकात नहीं, शेयर मार्केट तो छोड़ो। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि अमिताभ जी ये देखिए, कल रात को जो हमने एक जलजला देखा, जो 2 घंटे के अंदर जो है पूरा पाकिस्तान थर 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 कांप रहा था और उसकी पूरी गूंज जो है वो विश्व के अंदर सुनाई दे रही थी। यही हमारी सेना का शौर्य है। और इस सेना के शौर्य के साथ मैं मानता हूं, आशीष चतुर्वेदी जी यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी गुमशुदा दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी डंके की चोट पर बोलिए कि वो आकर के खड़े हों और कोई अलका लांबा को समझाने वाला मिल जाए, जो वो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं उनको कोई अकल देने वाला मिल जाए। जिस प्रकार से वो घटिया बयानबाजी कर रही हैं, अपने देश के सैनिकों का जो है वो शौर्य जो है उसको कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं, उसको भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उनको बर्खास्त करना चाहिए। उनकी सोशल मीडिया की जितनी भी आईडी अलका लांबा की, उसको त्वरित तौर पे कार्रवाई करके उसको सबको खत्म करना चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी का जो निर्णय था, मल्लिकार्जुन जी का जो निर्णय था, उसके साथ हम खड़े हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं, सरकार खड़ी है, ठीक है। पूरा भारत एक चाहिए अभी रुकना और होगा, ऐसे गद्दारों से ठीक है, निपटना चाहिए। मैं रुकना होगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने अधिकृत तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान ने 36 जगहों पर 300 से 400 ड्रोन हमले किए। 36 जगहों पर भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। भारत ने हमला करने वाले पाकिस्तानी सैन्य अड्डों को भी नष्ट कर दिया। आशीष जी, बड़ी खबर है, बड़ी बात है। पाकिस्तान के सैन्य अड्डों को भी भारत ने नष्ट कर दिया, ये विदेश मंत्रालय ऑफिशियली बता रहा है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान हमारे नागरिकों पर सीधा हमला कर रहा है। पाकिस्तान अपने नागरिकों को ढाल बना रहा है। पाकिस्तान ने हमलों के लिए तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया। फिर और बातें हैं। जब भारत ने इस बात को
विश्व पटल पर रख दिया। विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग का मतलब विश्व के सामने आ गई बात कि पाकिस्तान हमारे नागरिकों को सीधा टारगेट कर रहा है। तो मुझे लगता है इसके बाद तो फिर जो कल राजनाथ जी ने कहा था कि हम आत्मरक्षा के मामले में किसी भी हद को स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी लिमिट को नहीं मानेंगे, रास्ता उधर ही जा रहा है। आज का विदेश मंत्रालय का अभी का जो वक्तव्य है ये भी एक प्रस्तावना है, एक भूमिका है। आशीष चतुर्वेदी, जैसे हम लोग जिस स्थिति में हैं, आप उसे एक अघोषित युद्ध की स्थिति कह सकते हैं। बस दोनों देशों ने यह घोषणा नहीं करी है कि हम युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन हम लड़ तो रहे हैं जी। अब पाकिस्तान ने इतना हमला किया, वो नाकाम रहा, इसलिए यहां तक चीजें नहीं पहुंची। अब कल्पना करिए कि अगर ये जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर ये इतना कारगर नहीं होता तो हमारी सिविलियन कैजुअलिटीज आज कितनी ज्यादा होती। तो हमने तो उसको रोक लिया, लेकिन पाकिस्तान ने तो हमला किया है ना हमारे नागरिकों पे, निहत्थे नागरिकों पे हमला कर रहा है। आप देखिए पुंछ में भी जो उसने पहला हमला किया वो गुरुद्वारे पे किया है। वहां 15 लोग जो गुरुद्वारे में उस वक्त रहे वो लोग मरे। तो कहीं ना कहीं हम मान के चलिए कि हम युद्ध में हैं। ये मत समझिए कि एक युद्ध घोषित नहीं हुआ, या जिसे कन्वेंशनली कहा जाता है कि जब तक जो है आईबी क्रॉस नहीं होगी तब तक युद्ध नहीं माना जाएगा। आईबी तो बहुत बाद में क्रॉस होगी। यहां तो कितनी मिसाइलें दोनों तरफ से, कितने ड्रोन चल ही रहे हैं। तो हम युद्ध की स्थिति में हैं, हमें समझना पड़ेगा। देश के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक राजनीतिक दल, प्रत्येक राजनीतिक नेता को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। सेना ने भी कुछ गाइडलाइंस लोगों के लिए दी, उसके बावजूद मैं देखता हूं कई बार लोग सोशल मीडिया पे जो सैन्य मूवमेंट है उसके वीडियोस बना के डालते हैं। उनकी मंशा गलत नहीं है, लेकिन वहां समझना है कि आपको ऐसा नहीं करना है। उससे कहीं ना कहीं हमारे देश की जो मूवमेंट है वो लोगों को पता चलती है, जो हमें रोकना है। तो आप मनोबल बढ़ाइए, नारे लगाइए, लेकिन उसका वीडियो मत बनाइए, ये गलत है। और एक और गुजारिश करना चाहूंगा कि देखिए कभी ना कभी तो हम युद्ध की एक डायरेक्ट उसमें जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे भी लोग शहीद होंगे, उसमें नागरिक भी होंगे, उसमें सैनिक भी होंगे। तो जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं या करना चाहते हैं, जो भी सैन्य अस्पताल आपके आसपास हो वहां ब्लड बैंक हैं, आप लोग अभी से जा करके ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जो लोग करना चाहें स्वेच्छा से, ये एक अच्छी पहल होगी। आप कुछ कर सकेंगे, एक जिम्मेदारी। इन छोटी छोटी चीजों से आप अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक साबित कर सकेंगे। बाकी जो करना है वो सरकार कर रही है, सेना कर रही है, वो अपने स्तर पे करेगी। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आशीष जी ने। और रक्तदान वाली बात तो बहुत अच्छी है, ये होना चाहिए। जब आग लग जाए तो कुआं खोजना चाहिए। और रक्तदान तो वैसे भी अच्छा है भाई, युद्ध ना भी अब आवश्यकता पड़े फिर भी रक्त रहे। तिवारी जी, जो बात अभी आया है, मेजर आशीष चतुर्वेदी कह रहे थे कि घोषित नहीं हुआ तकनीकी तौर पर, लिखत पढ़त पर कागज में नहीं हुआ क्या, लेकिन बाकी व्यवहारिक तौर पर तो युद्ध ही है। अब युद्ध का मिजाज बदल गया। अब युद्ध वैसा तो है नहीं कि पहले आदमी जो पैदल फौज है वही भाग रही है, डंडे ही हो हाथ में। अब वो तो स्थिति बदल गई दुनिया भर में। रूस और वहां युद्ध चल रहा है, कोई आदमी थोड़ी ना आ जा रहे हैं, वो इधर टपका देते हैं, वो उधर टपका देते हैं, हो रहा कार्यक्रम। क्या आप भी मानते हैं कि युद्ध की स्थिति शुरू हो चुकी है तिवारी जी? अमिताभ जी, बिल्कुल शुरू हो चुकी है। देखिए, भारत का जो पहला डिफेंसिव ऑफेंस था, पहला जो भारत ने ऑफेंस किया था उसको ऑफेंस नहीं कहेंगे, वो डिफेंसिव ऑफेंस था, क्योंकि उनके आतंकवादियों के टारगेट डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जो पाकिस्तान के नेता खुद ही कहते थे कि हमारे लिए सरदर्द बने हुए। तो दैट वाज नेवर कंसीडर्ड। मतलब लेकिन जो रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ हुआ वो युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। हम परिभाषा दे ना दे, लेकिन यही है कि भी हमारी आर्मी मार्च करना नहीं शुरू की। लेकिन ममता जी, मैं एक साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इसमें। देखिए, ये कोई T20 मैच नहीं चल रहा, ये एक वॉर है। वॉर ये वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। कई पॉलिटिकल लीडर्स अपने उसके लिए कुछ कंडेम करना चाहते हैं। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहां गए थे बॉर्डर में,
मैं रिक्वेस्ट करूंगा पार्टी नेताओं को, किसी भी पार्टी को, कि जाके एक बार कम से कम उनका मनोबल बढ़ाए। कारगिल वॉर में आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने जाके पहाड़ पे देखे, आशीष टू एग्री विद मी, उन लोगों से जो भी मिलने आता है तो आप इतनी हिम्मत बढ़ जाती है, इतना मनोबल बढ़ जाता है कि आदमी कुछ करने के लिए तैयार रहता है। दूसरी बात कहूंगा, कई माताएं हैं, कई बहनें हैं जिनके बेटे और पति अभी बॉर्डर पर हैं, लड़ाई कर रहे हैं। किसी मीडिया में रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि उनके लिए 2 शब्द कहना बिल्कुल आवश्यक है, एंड मैं श्योर हूं आप कहेंगे ये शब्द। ये जब हमारे जवान सुनते हैं कि हमारे फैमिली के लिए सुरक्षा में लोग तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, मनोबल, जान के आदमी कुछ भी दे देता है, जान देने के लिए तैयार हो जाता है, कहीं भी चला जाता है, मनोबल इतना हो जाता है। एक अपोजिशन पार्टी वाला भी कोई चला जाए, सोचेंगे कि पूरा भारत हमारे साथ है। इस सरकार को तो सरकार की जिम्मेदारी, सरकार हमारे साथ है। बाकी पार्टियों के लीडर अगर साथ जाके एक बार भी, मैं नहीं कहता हूं जाके बॉर्डर पर पहुंचे, कुछ दूर जाके कहे, कम से कम भले उनकी चाय के इंतजाम होगी, बट ये जवान में इच्छा शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि पूरा पूरा देश हमारे साथ है। इसके साथ उनका मनोबल इतना नीचे होगा कि हमें सपोर्ट करने वाला भारत में कोई भी नहीं है। ये मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूँ भाई साहब, ये बिल्कुल फैक्ट है। बहुत अच्छी बात कही आपने। मनोबल बढ़ाना है, मनोबल नीचे करना है। एक पॉइंट और कह देता हूँ, देखिए एक राफेल में नींबू बांध के उन्होंने हमारे राफेल के पायलट्स का मनोबल नीचे किया। उनको पता नहीं था कि हमारे कई राफेल पायलट्स तो बनारस, बलिया, गाजीपुर के हैं। तो उनको ही मिस्टर अजय राजू को तो सड़क पर आना, रोड पे आना चाहिए, माफी मांगे और पाकिस्तान का एक बार झंडा जलाएं, तब लोगों को विश्वास हो जाएगा। ठीक बात, बहुत अच्छी बात की तिवारी जी। ये असल में क्या है ना, ये नासमझ राजनेता हैं, इनको कुछ एबीसीडी नहीं पता। वो कहीं से प्लास्टिक का जहाज खरीद लाए, उस पर एक पेन से लिख दिया राफेल, नींबू मिर्ची, किसी ने बता दिया ऐसा कर दो तो टीवी पे चल जाओगे। बोले हाँ यार टीवी पे हम बहुत दिन से नहीं आए। बोले तो कुछ ड्रामा करो। उनके लिए सब चीज ड्रामा है, मुश्किल ये है। भारत में 90% राजनेता है ऐसे जिनके लिए हर चीज ड्रामा है। वो सिर्फ इसमें चिंतित है कि टीवी पे कैसे दिखेंगे, वो काम करना चाहते हैं। आप उनसे कह दो बिजली खंभे पर चढ़ जाओ, वहां चढ़ जाएंगे। वो है ठंड में केवल टी शर्ट पहनो, टीवी पे आ जाओगे तो बोले टी शर्ट पहन लेंगे, बीमार हो जाए, कोई नहीं। गर्मी में कंबल ओढ़ लो तो कंबल ओढ़ लेंगे नेता। टीवी पे आना चाहिए। ये सारा खेल टीवी का है। बाकी अजय राय का क्या लेना देना बताओ। आप पता नहीं उस नींबू को दाल में डाला के शिकंजी बना के पी ली जो उसमें लटकाए थे, और मिर्चा क्या किया। ये विषय नहीं कि गाजीपुर के लोग हैं कि पायलट या मऊ के हैं। पूरे भारत में ऐसी अशिष्टता, ऐसी अभद्रता नहीं होनी चाहिए राफेल के साथ। जिन लोगों ने राफेल की आलोचना की थी, उनको राफेल के चमत्कार और करिश्मे को देखना चाहिए अब ध्यान से। जिन्होंने एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया था, एक चुनाव का विषय हो गया था राफेल, सबसे बड़ा विषय था राफेल। क्या नारा दिया गया था? चौकीदार चोर है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी डांटा, कहा आप ना समझ हैं, आपको एबीसीडी नहीं पता। जिन चीजों की समझ ना हो उस पर नहीं बोलना चाहिए। आशीष चतुर्वेदी जी हैं, समाजवादी पार्टी में हैं, और अखिलेश जी के और इनका बचपन का साथ भी है। ये एक विशेष बात मैं बता रहा हूं। लेकिन जब भी ऐसा कोई देश का विषय आता है, ये भारत के नागरिक और उसके आगे सेना के एक पूर्व अधिकारी के तौर पर अपनी बात रखते हैं। उस मयार से नीचे नहीं जाते। ये मर्यादा रहनी चाहिए। ये मर्यादा रहनी चाहिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, चुनाव चलते रहेंगे। पाकिस्तान का हाल देख लो, बस संसद के भीतर लोग रो रहे हैं। सांसद करे अल्लाह ही बचाए, अब कोई नहीं बचा सकता। सौरभ जी, युद्ध घोषित नहीं हुआ लेकिन स्थितियां युद्ध की हैं, हम युद्ध में हैं। क्या कहेंगे, स्थिति वैसी हो गई? बिल्कुल, देखिए आशीष चतुर्वेदी जी ने बात जो कही है 100% सही बात है। निश्चित तौर पे एक हमने घोषणा नहीं की है, लेकिन युद्ध तो चल ही रहा है भाई। आज देखिए, हमको बड़ा सामान्य लग रहा है ये टीवी चैनल पर डिबेट करते हुए, आराम से हम डिबेट कर रहे हैं। लेकिन कल रात की अगर स्थिति परिस्थिति को देखा जाए
हालांकि उसके एक रात पहले भी पाकिस्तान ने अपनी काली करतूत की थी, उसको भी विफल कर दिया था हमारी सेना ने। और कल जो काली करतूत इसने की है, तो ये इसका निशाना तो कम से जितने सैन्य ठिकाने थे वो सभी जगहों पर थे, सभी पर था। तमाम बड़े शहर इसके जो है वो निशाने पर थे। अगर आज हमारी सेना इतनी बहादुरी के साथ, इतनी शौर्यता के साथ 1 घंटे में उनके आक्रमण को विफल नहीं करती, तो पाकिस्तान का जो हाल है आज हमारे यहाँ भी हो रहा होता, अफरा तफरी मची होती, लोग इधर उधर भाग रहे होते। लेकिन भारत सरकार को देखिए, मैं तो भारत सरकार के कदम का इतना स्वागत करता हूं कि आज भी युद्ध की घोषणा अगर होती है, उसके पहले अभी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद होने वाली थी, चल रही होगी, और उसके पहले तमाम जो कृषि अनुसंधान है हमारे यहाँ, खाने की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, उसके लिए जेपी नड्डा जी लगे हुए हैं, और तमाम ऐसे विषयों का आकलन किया जा रहा है जो एक युद्ध की स्थिति में ठीक है। सौरभ भाई रुकना होगा। शरद त्रिवेदी जी, हमारी तैयारी, अगर मैं एक लाइन में कहूं, हमारी तैयारी पूरी है, युद्ध घोषित करो या ना घोषित करो। नहीं, मैं देख रहा था कि आज निर्मला सीतारमण जी जो भारत की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने हमारे सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स के साइबर हैकिंग वेकिंग के सब चीज़ों से कहीं कोई ऐसी परिस्थिति ना हो, बैंकिंग निर्बाध चले, उस पर काम शुरू किया है। शरद त्रिवेदी जी, देखिए हमारे यहाँ जो है युद्ध कोई वो शौकिया हम युद्ध नहीं लड़ते हैं, या शौकिया हमने फौज नहीं रखी हुई है। जब जहाँ जरूरत होती वहाँ फौज का इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान की समस्या, इसके साथ दो समस्याएं हैं। पहला तो ये कि ये बेशरम देश है। देखिए, आप किसी के साथ क्या करेंगे? आप उसको डांट लीजिएगा, आप उसको मार लीजिएगा, आप उसको पीट लीजिएगा। तो 48 में ये पिटे, 65 में ये पिटे, 71 में ये पिटे, 99 में ये पिटे, और जितने इन्होंने आतंकवादी घटनाएं करी उनमें सब में ये विफल हुए हैं। तो ये बेशरम कौम है, इनकी बेशरम फौज है कि एक स्टीफन कोहेन है, बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, तिवारी जी और हमारे चतुर्वेदी जी भी जानते होंगे उनको। उन्होंने अमेरिका में इलिनॉय यूनिवर्सिटी में उन्होंने किताब लिखी, पाकिस्तान आर्मी, उन्होंने इंडियन आर्मी में भी किताब लिखी है। उन्होंने उसमें लिखा है कि दिस इज द ग्रेटेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर वन अ वॉर। लेकिन ये मेडल सब लगा के घूमते हैं। अब ये बैंड बजाने में लगा के इनको मेडल मिले हैं, या वहां लोगों के बलात्कार करने या बलोचों की हत्या करने में मिले हैं। तो ये एक इनके साथ समस्या है कि ये बेशरम कौम है, बेशरम फौज है, और ये बाकी पूरे देश को घसीटते हैं। हमारे यहाँ जो फौज है जब वो सुरक्षा के लिए, किसी के मारने, किसी की हत्या, किसी के बलात्कार के लिए नहीं है। हमारी फौज सुरक्षा के लिए है। और दूसरी चीज ये है कि आप कि मैं, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन ये मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं। हमारे दोनों मित्र जो फौज के हैं वो इसको मानेंगे कि जब भी हमारी लड़ाई हुई है, हर बार जब जो भी टेक्नोलॉजी दक्षिण एशिया में आई है वो पाकिस्तान लेके आया था। जेट पहले पाकिस्तान लेके आया है, एयर टू एयर मिसाइल पाकिस्तान लेके आया है, ग्राउंड टू एयर मिसाइल पाकिस्तान लेके आया है, पनडुब्बी पाकिस्तान लेके आया है। ये पहली बार हुआ है पिछले 10 साल में कि सारी टेक्नोलॉजी हम लेके आए हैं, ये हमने खुद विकसित करी है। जो पहले जो स्काई स्ट्राइकर ड्रोन जो इस्तेमाल हुआ है पहली रात के हमले में, वो बेंगलोर में बनता है। तो ये हम लोगों ने पहली बार, हमारी बहादुरी तो पहले भी थी क्योंकि जीते ही हम बहादुरी से थे, लेकिन पहली बार जो टेक्नोलॉजिकल एज है वो पहली बार हमारे पास आई है कि इनके यहाँ ड्रोन पहले बाद में उड़ता है, निपट वो पहले जाता है। और ये जो कोई भी आप देखें कि इन्होंने पहले, जब पिछली बार 71 की लड़ाई में तो इन्होंने आगरा तक हमला किया था, अंबाला वगैरह में एयर स्ट्राइक करी थी। अब की बार क्या ये स्ट्राइक करना भूल गए हैं? क्योंकि इनको पता चल गया अगर स्ट्राइक करी तो सब यहीं रहेंगे, उनके जितने भी वायुसेना के अफसर है वो सब हमारे यहाँ पलेंगे, वो वहां वापस लौट के जाने वाले नहीं है। तो ये एक जो दृढ़ संकल्प, एक संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। तो जो संकल्पित सरकार थी उसने विकल्प करके दिखा दिया है कि अगर देश एक है, आज हमारा विपक्ष भी हमारे साथ खड़ा है, एक एक व्यक्ति भारत का हमारे साथ खड़ा है। उनके यहाँ तो खुद ही उनके जूते पड़ रहे हैं, उनके खुद वहां पे पार्लियामेंट पे कोई रो रहा है तो कोई हाथ पैर जोड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो सीना तान रहे थे, ये आज कह रहे थे हम बहादुर हैं, हम देश को बचाएंगे, कहने लगे आज कहाँ चली गई फौज? ये खाली प्लॉट काटने और प्लॉट बेचने के लिए इनका काम है। कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान आर्मी है, चीनी पाकिस्तान आर्मी बनाती, स्टील सीमेंट ये सब बनाते हैं, लड़ने के लिए उन्होंने आतंकी रखे हुए हैं। तो जब इनको एक सैनिक से वास्ता पड़ता है तो इनको जो मिला है प्रसाद वो इनको मिला है।
ठीक बात है। पाकिस्तान की आर्मी दरअसल गैर सैन्य कामों में ज्यादा तल्लीन रहती है। मुश्किल ये है, सैन्य काम तो करती नहीं, तो आए भी कहां से? वो दूसरे कामों में मशगूल रहती है। अगर जो जनरल बन जाता है वो सामने वाले को देखता है कि यार इसकी कुर्सी मैं नाप लूं, इसकी गर्दन उतार दूं। जुल्फिकार अली भुट्टो, एक बड़ा किस्सा है प्रसिद्ध तिवारी जी। जुल्फिकार अली भुट्टो कि जूते में कुछ लगा था मिट्टी का कण, तो जियाउल हक ने अपना रुमाल निकाल के जूता साफ किया था। अब उनकी कमीनगी के लिमिट देख लो, और उन्होंने जियाउल हक को, अरे इसको भुट्टो को फांसी दे दी। क्या नवाज शरीफ का दुलरुआ था परवेज मुशर्रफ, बच्चे दुलरुआ होता बिल्कुल खास चेला, क्या उसने उनका ही 3 तिया पाचा कर दिया। परवेज शरीफ डर रहा कि ऐसा रहो कि मुनीर हम ही को नाप दे, बाकी भारत का तो क्या बिगाड़ेगा, हमारा बिगाड़ लेगा। क्या तो वो भारत से नहीं बच रहे, वो मुनीर से बच रहे हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष से डर के मारे बच रहा है कि यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, उनका क्या बिगाड़ेगा, हमारी गर्दन नाप देगा। ये स्थिति पाकिस्तान का सरदर्द सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी है। आर्मी बिल्कुल ठीक कहा आपने तिवारी जी, बिल्कुल। इस मुनीर का भी उद्देश्य चाहता है मैं कारगिल जैसा मैं कब्जा करूं, लेकिन ठीक बात। एक चीज इस 1 घंटे की बहस में कुछ बातें बड़ी अच्छी निकल कर आई। 2-3 चीजें मुझे लगा कि इस पर मैं अपनी बात जरूर कहूं देश के लिए। एक बात जो आशीष जी ने कही, हम सबको रक्तदान करना चाहिए। ये हमारे मन को पवित्र करेगी, ये अभियान सेना के आत्मबल को और ज्यादा बुलंद करेगी कि देखो देश हमारे लिए चिंतित है। ये सेंस दिखना चाहिए। मैं शरद त्रिवेदी जी से कहूंगा, उनके माध्यम से सरकार से, कि सीमावर्ती इलाकों में जहां भी कैजुअलिटी हुई है पाकिस्तान की गोलाबारी से, उनमें सरकार का सीधा सांत्वना का हाथ पहुंचना चाहिए, तत्काल पहुंचना चाहिए। जिस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती उसका वो तो हमारी समझ में आता है, लेकिन जो लॉजिस्टिक्स का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए तत्काल। और व्यक्ति चला गया तो उस परिवार के जीविका के लिए भी सरकार को सामने खड़ा होना चाहिए। ये तो पहले तत्काल हो, कहां से किसने ड्रोन मारा उसकी चर्चा बाद में, पहले ये हो, वो हमारे नागरिक हैं। एक तो ये। दूसरा मैं कहूंगा, जो बात तिवारी जी कह रहे थे, जो भी लोग सेना में हैं, चाहे वे अर्धसैनिक बलों में हैं, बीएसएफ वाले भी कम जोखिम वाला काम नहीं कर रहे। हमको आस पड़ोस से पता है कि फलाने का पुत्र, फलाने का भाई, फलाने का पति, फलाने का पिता वहां है सेना में। उनके परिवार के प्रति भारत का आभार वाला जेस्चर दिखना चाहिए। उनके परिवार को लगना चाहिए कि हमारे पड़ोस में जो भारत है यह आभारी है हमारे पुत्र के शौर्य के लिए। ये दिखना चाहिए और हमारे कंधे उनके लिए उपस्थित होने चाहिए। हम नियति को नहीं बदल सकते, लेकिन हम नियति को छोड़कर बाकी सब कुछ बदल सकते हैं तिवारी जी। हम डेस्टिनी से नहीं लड़ सकते, लेकिन बाकी सब हमारे हाथ में है, हम करके दिखाएंगे। हम शहादत को नहीं रोक सकते। आशीष जी ने ठीक बात कही, युद्ध होता है, हमको पता है युद्ध के परिणाम, लेकिन कई बार युद्ध भी अनिवार्य होता है। लेकिन हम शहीद के परिवार के आंख के आंसू के नीचे अपनी हथेली लगा दे, ये होना चाहिए। शहीद के परिवार की आंख का आंसू त्रिवेदी जी जहां गिरे वहां अमिताभ अग्निहोत्री की हथेली भी हो और भारत सरकार की, राज्य सरकार की हथेली भी हो। उनके पिता को, उनकी मां को, उनकी पत्नी को, उनके पुत्र को लगे
वाह क्या देश है, हमारे परिवार से एक कुर्बानी हुई, शहादत हुई, लेकिन देश का भाव देखिए, यह होना चाहिए। और कठिन परिस्थितियों में जिस ढंग की एकता दिखाने का भाव भारत के पास रहा है, एक उसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हम तमाम मतभेद किनारे कर देते हैं, क्योंकि एक जैसे शरद जी बड़े लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, मंथन करते रहते हैं, देश दुनिया की चीजें पढ़ते हैं, त्रिवेदी जी, जैसे उन्होंने कहा, एक अमेरिकी विद्वान का उल्लेख किया कि पाकिस्तान की सेना अकेली विश्व की सेना है जो कभी कोई युद्ध नहीं जीती। वैसे मैं कहता हूं कि ये मेरा अपना भाव है। भारत जब भी हारा, तिवारी जी, भारत से ही हारा, किसी शत्रु से नहीं हारा। भारत से ही हारा। बिन कासिम से उठाकर देखिए 7वीं शताब्दी से, बिन कासिम से लेके और अंग्रेजों तक आ जाइए, हम बटे तो कटे, हम बटे तो कटे। समय नहीं बनना, मैं सारे उदाहरण दे देता। छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंह समान पुत्र, छावा बोलते ही थे वो, इसीलिए शेर का बच्चा, संभाजी महाराज को औरंगजेब के पास कौन ले गया था? इसीलिए मैं कहता हूं भारत से हारा है, वो चीज अब खत्म हो जानी चाहिए। भारत एक दिखना चाहिए, एकजुट दिखना चाहिए, संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के साथ। सरकार क्या है? सरकार 150 करोड़ लोगों के सामूहिक आत्मबल का एक चेहरा है। प्रधानमंत्री को मैं मानता हूं कि देश की ऊर्जा, आकांक्षा, शक्ति, सामर्थ्य का अगर एक चेहरा कोई बनाना हो तो वो प्रधानमंत्री। हम सबको भारत को ताकत देनी होगी, और जो सीमा पर खड़ा है, जो लड़ रहा है, उसके प्रति हमारा भाव नमन का हो, और उसके परिवार को हम अपना परिवार माने, अपनी जिम्मेदारी माने। सब कुछ सरकार करे ये भी ठीक भाव नहीं, हमको अपनी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। आज से, अभी से मैं कहूंगा, ये जो कुछ चीजें हम लोगों ने आज यहां रखी हैं पटल पर, उनमें देश आगे बढ़े। और एक आखिरी बात कहूंगा, भारत की हम लोग कहते हैं जय हिंद की सेना, जय हिंद, सेना को सैल्यूट, सब अच्छी बात है, नारे भी लगाइए, जुलूस भी निकालिए, मिठाई भी बांटिए, ठीक बात है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सेना के लिए ये 71 का भारत नहीं है कि रोटी के लिए समस्या थी उस वक्त। तो भारत में लाल गेहूं आता था अमेरिका से तो 2 टाइम रोटी मिलती थी। त्रिवेदी जी, आज भारत समृद्ध है और समृद्ध वर्ग बड़ा है भारत का, ऐसा नहीं। क्या हम, मैं बात कह रहा हूं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी आर्म फोर्सेस के लिए 1000 रुपए का, 500 रुपए का, 100 रुपए का, जो हमारे शक्ति और सामर्थ्य हो उतना कंट्रीब्यूशन करें और उसको भेजें? एक नया अभियान शुरू कर दे। फौज लड़ रही है सीमा पर, जैसे लड़ना है, उसको बताने के लिए हमको थोड़ी नहीं जाना है। हमें अपनी प्रार्थनाओं में उस नौजवान को याद रखना है बस। और क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरे देश में एक तूफान की तरह एक अभियान चल जाए, बूंद बूंद से घट भर जाएगा। महत्वपूर्ण रुपया नहीं तिवारी जी, उससे यह साबित हो जाए कि 150 करोड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इससे जुड़ा नहीं। फिर सीमा पर खड़े नौजवान का साहस आप देखिएगा। राम जन्मभूमि पर रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए, भव्य दिव्य निर्माण के लिए, त्रिवेदी जी, करीब 60 करोड़ लोगों ने योगदान दिया। कम ज्यादा अलग बात है। मैं चाहता हूं यह योगदान 100 करोड़ लोगों का हो भारत की सेना के लिए। रामलला को भी अच्छा लगेगा कि उनसे ज्यादा बड़ा योगदान भारत के लोगों ने सीमा पर खड़े अपने प्रहरी के लिए किया है।
अगर हम ऐसा कर पाए तो मान लीजिए विश्व के लिए एक नजीर होगी और भारत के इतिहास का ये एक स्वर्णिम अध्याय हो जाएगा। युद्ध होगा, कब होगा, वो राजनेता सरकार वाले जाने, सेना जाने। हमारी जिम्मेदारी जो है उसकी शुरुआत अगर हम कल से करते हैं तो मैं मानूंगा ये व्यासपीठ धन्य हो गई, ये संवाद धन्य हो गया। धन्यवाद। उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।